हेलो दोस्तों, पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स। ऑफ पहली न्यूज़ है एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन सभी एनसीईआरटी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए ई लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए किया गया है। विद्यादान 2.0 के तहत रोटरी इंटरनेशनल सभी विषयों के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगा। यह उच्च श्रेणी की सामग्री सभी स्कूली बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगी और साथ ही रोटरी इंटरनेशनल विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने अतिरिक्त वयस्क साक्षरता मिशन में भी अपना योगदान देगा। यह शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करेगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, अतः यह निर्णय लिया गया है। बात करें हम एनसीईआरटी की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो ये भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी निकाय है जो 1961 में स्थापित किया गया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी निकाय है। हाल ही में परिषद ने रोटरी इंडिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एक और दो दोनों ही सही हैं। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। कोविड-19 की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की 16वीं बैठक। हाल ही में कोविड-19 की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की 16वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की। बैठक में ये बताया गया कि कोविड-19 के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, परंतु इस मामले में सावधानी में कोई कमी नहीं की जा सकती है। इस समय देश में कोविड के उपचार के लिए 958 विशेष अस्पताल हैं, जिनमें 1,67,000 पृथक बिस्तर और 21,000 आईसीयू बिस्तर की व्यवस्था है और देश में 21,000 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। वर्तमान में देश में 1,29,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और इससे अब ज़्यादा ही बढ़ गए होंगे, लेकिन जो देश में कोरोना के जो स्वस्थ होने की दर है वह बढ़ गई है, वह 48% से भी अधिक हो गई है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले की जो दर है वो कितनी है? 48% से अधिक, 58% से अधिक, 68% से अधिक और 38% से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 48% से अधिक कोरोना से स्वस्थ हो रहे हैं देश में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। JNASCAR व ब्रेथ अप्लाइड साइंसेज के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने ब्रेथ अप्लाइड साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल जैसे स्वच्छ ईंधन और अन्य उपयोगी रसायनों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए किया गया। साथ ही समझौते के तहत 300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को रोजाना उपयोगी रसायनों में परिवर्तित किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद इस मात्रा को बढ़ाकर 500 टन कर दिया जाएगा। बात करें ब्रेथ अप्लाइड साइंसेज की, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड है। इसे मार्च 2016 में स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने किस उद्देश्य हेतु ब्रेथ अप्लाइड साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति, सड़क निर्माण के लिए, वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु, स्वास्थ्य गुणवत्ता के सुधार हेतु। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति। अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार ने बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% से 25% कर दिया है। अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में उपजे बांस के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। एक समान दर से बांस आयात से संबंधित नियमों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और साथ ही इससे किसानों और छोटे अगरबत्ती निर्माताओं को भी लाभ पहुंचेगा। इससे पहले इसका लाभ सिर्फ बड़े अगरबत्ती निर्माता ही उठा पा रहे थे, क्योंकि वे कम दरों पर बांस का आयात कर लेते थे। वैज्ञानिक रूप से बांस पेड़ नहीं है बल्कि एक घास है, परंतु
भारतीय वन अधिनियम 1927 से इसे एक वृक्ष माना है और भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के बाद बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब वनों के बाहर भी बांस के पेड़ उगाने या काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माता द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना दर कर दिया है? और 20%, 30%, 25% या 15%। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 25% कर दिया है। अगला देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए वैश्विक नेता न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। तो कोविड-19 महामारी के चलते हुए इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो संयुक्त राष्ट्र की जो 75वीं जो असेंबली होगी, जो महासभा होगी, उसमें पहली बार ऐसा होगा कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते हुए ये निर्णय लिया गया है। और यह सम्मेलन इस वर्ष 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होना था। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? दिल्ली, न्यूयॉर्क, रोम या पेरिस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूयॉर्क। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया और यह इस सूचकांक का 12वां संस्करण है। इसे द्विवार्षिक आधार पर येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है और यह सूचकांक पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति को कवर करने वाली 11 श्रेणियों में 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर 180 देशों को रैंक प्रदान करता है। और 2020 से पहले ये जो है 2018 में जो रैंकिंग जारी की गई थी, यह सूचकांक पहली बार 2002 में प्रकाशित किया गया था। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में निर्धारित पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करना है। इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर था, इसके बाद लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड का स्थान रहा, जबकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो चौथे स्थान पर रहा। और इसका जो उद्देश्य है, ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य नहीं होंगे, ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वह इसका जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये भारत का क्या स्थान रहा। भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों में 168वीं रैंक हासिल की है और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश रैंकिंग में भारत से आगे हैं। इससे पहले 2018 में भारत की रैंक 177वीं थी। तो इम्प्रूवमेंट तो है रैंकिंग में, लेकिन ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो भारत को पर्यावरण से जो संबंधित जो भी निर्णय है, जो भी स्कीम है या इनिशिएटिव्स लेने हैं, उनको और बढ़ाना पड़ेगा और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा प्रदर्शन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 175, 168, 150, 145। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 168वीं रैंक भारत को मिली है। अगली न्यूज देखते हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित। हाल ही में गैरसैंण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। यह चामोली जिले में स्थित है। इसे प्रशासन की एक आदर्श सीट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य की विधानसभा शीतकालीन राजधानी देहरादून में स्थित है। उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था और भारत के ये 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या सिक्किम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। अगली न्यूज देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन कला कार्यक्रम नैमिषा 2020 का आयोजन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन कला कार्यक्रम नैमिषा 2020 का आयोजन किया गया है और यह प्रतिभागियों और कला के प्रति उत्साही लोगों को अभ्यास करने और अन्य लोगों को कलाकारों से
सीखने का मौका प्रदान करने की एक पहल है। यह कार्यक्रम 8 जून से 3 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है और ऑनलाइन नैमिषा 2020 कार्यक्रम के तहत 4 कार्यशालाओं का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग और इंद्रजाल द मैजिक ऑफ आर्ट पर ऑनलाइन कार्यशाला सत्र शामिल हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। नैमिषा क्या है? ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन कला कार्यक्रम, पृथ्वी का नया उपग्रह, इसरो का मिशन या तितली की कोई नई प्रजाति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नैमिषा एक ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन कला कार्यक्रम है। अगली न्यूज देखते हैं। आंध्र प्रदेश में देश के पहले ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच प्रारंभ। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच प्रारंभ किया है। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की संध्या पर इस मंच का शुभारंभ किया। यह अधिकारियों को मंच में शामिल उपकरणों के उपयोग से खतरनाक अपशिष्ट वास्तविक समय की आवाजाही की निगरानी करने में मदद करेगा। इस मंच का संचालन एपी पर्यावरण प्रबंधन निगम द्वारा किया जाएगा और यह निगम उद्योगों से कचरे के संग्रह को सुव्यवस्थित करेगा और कचरे की श्रेणी के अनुसार खतरनाक, गैर खतरनाक और ई कचरे के रूप में अलग और सुव्यवस्थित करेगा। इसके बाद विभिन्न अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इस कचरे का निपटान भी करेगा। इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। देश के पहले ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच प्रारंभ हाल ही में किस राज्य में किया गया है? केरल, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगली न्यूज देखते हैं। 9 जून कोरल त्रिकोण दिवस। तो हर साल 9 जून को कोरल त्रिकोण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समुद्र का संरक्षण और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है, विशेष रूप से कोरल त्रिभुज के बारे में जो दुनिया की समुद्री जैव विविधता का अधिकेंद्र है। इस केंद्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 6 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते के समुद्र शामिल हैं। कोरल ट्रायंगल या कोरल त्रिकोण दुनिया की समुद्री विविधता का अभिकेंद्र है और यह पृथ्वी पर 3 मेगा पारिस्थितिक परिसरों में से एक है और अन्य 2 जो मेगा पारिस्थितिक परिसर कांगो बेसिन और अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं। तो हो सकता है आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ लें कि इनमें से कौन जो है वो 3 मेगा पारिस्थितिक परिसरों में से एक नहीं है। तो कौन कौन से हैं? एक तो ये कोरल ट्रायंगल है, कोरल त्रिकोण है, दूसरा कांगो बेसिन है और तीसरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हर साल कोरल त्रिकोण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 7 जून, 5 जून और 9 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 9 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे। आप ये डेली करंट अफेयर्स जाके हमारी वेबसाइट पर भी स्टडी कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशन। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।